नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी 100 प्रश्नों वाली टॉप ट्रेंडिंग एमपी जीके की सीरीज चल रही है, उसी प्रकार यह सीरीज हिंदी के लिए है। यह हिंदी पर दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो आपके वन रक्षक, जेल प्रहरी, ग्रुप 4 आदि जैसे एमपी के उन सभी एग्जाम्स में काम आएगी जिनमें हिंदी आने वाली है। इसमें वैसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जैसा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आपकी हिंदी पहले से अच्छी नहीं है तो इस वीडियो को, इस सीरीज को कंटिन्यू देखिएगा, और यदि पहले से अच्छी है तो प्रैक्टिस के रूप में इसे देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुहावरा अपनी डफली आप बजाना, इसका क्या अर्थ है? अपनी डफली आप बजाने का अर्थ होता है उस मन की स्थिति को जो कुछ भी करने के लिए तत्पर हो। यानी कि आप समझ गए होंगे, अपने मन की करना। ठीक है, अपने मन की करना, ये जो है इसका अर्थ है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म सूर सूर के सही अर्थ का चयन कीजिए। देखिए, एक सूर दिया गया है, ये शब्द आप, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं पहले, इसीलिए इनको यहाँ पे रखा गया है। और आयोग जब भी कठिन करता है तो ऐसे ही चीज़ों को यहाँ ला करके रख देता है। तो एक तो यह है सूर और एक होता है सूर। ठीक है, इनके अर्थ में, इनका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्या? साहसी या वीर। ठीक है, साहसी या वीर। आपने सुना भी होगा सूरवीर। ठीक है, तो सूरवीर में यही सा आता है। और अगर यहाँ की बात करें तो ये सूरदास वाला है, इसका अर्थ होता है, आप सूरदास याद रखेंगे, यानी कि अंधा व्यक्ति। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया अंधा। अब आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, वीर और अंधा। ठीक है, राइट आंसर ए है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण है? तो देखिए, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि कारक क्या होते हैं। आपने एक बहुत पहले 10वीं 12वीं में एक लाइन जरूर याद की होगी जो आपके सर ने करवाई होगी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो जब भी अधिकरण कारक की बात करेंगे तो उसमें किसी मतलब सेंटेंस में क्या आएगा? एक तो मैं आएगा, दूसरा पर आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं, यह कलम 5 रुपए में मिलती है। देखिए, पहले में ही है मैं। ठीक है, और इसमें कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये मैं है आदमी के लिए जो राजस्थान से आया है, सुकेश मुकेश का मित्र है, आरती ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। तो आप समझ गए होंगे कि अधिकरण कारक की पहचान क्या है, जहां पर मैं मिल जाए या फिर पर मिल जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए, नए युग या प्रवृत्त का निर्माण करने वाला। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं क्या है, युग निर्माता। ठीक है, नए युग का निर्माण करने वाला, उसके लिए एक वाक्य अगर बोला जाए एक शब्द में तो युग निर्माता। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अ, ई, उ और र, ऋषि निम्न में से कौन से स्वर कहलाते हैं? जो आपको ये स्वर दिए गए हैं, इन स्वरों को क्या कहा जाता है? अगर हम इनको ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये कहीं ना कहीं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर एक होते हैं मूल स्वर, जिन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, तीसरे होते हैं प्लुत स्वर। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें अ, ई, उ और र, ऋषि की, तो ये जो है ये मूल या ह्रस्व स्वर होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है। अगला प्रश्न है, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, इसमें जो है पूछा गया है कि इनमें कौन सा अलंकार है। देखिए, ये प्रश्न आए हुए हैं और ऐसे ही प्रश्न आयोग बनाता आया है। अगर इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, फिर वो चाहे हिंदी को कितना भी कठिन क्यों ना कर दे। अब देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया है कि मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर व्यंजन वर्ण है म, जिसकी रिपीटेशन कंटिन्यू हो रही है। मुदित में माँ है, फिर ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये जो है व्यंजन के जो वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, इनकी रिपीटेशन बार बार हो। ऐसे ही इस लाइन में भी है सेवक सचिव सुमंत। तो जब व्यंजन वर्णों की
आवृत्ति बार बार होती है, रिपीटेशन बार बार होती है, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कौन सा अलंकार होता है, उसमें होता है अनुप्रास अलंकार। तो इसका राइट आंसर है ए। बाकी के अलंकारों पे हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं जो भी पूछा जाएगा उसके बारे में बताते हुए चलूँगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से शब्द समूह हैं जिसमें एक विकल्प विदेशज शब्दों का सही उदाहरण है, यानी कि सभी विदेशज शब्द दिए गए हैं, ऐसा आपको विकल्प खोजना है। तो देखिए यहाँ पर है गाड़ी, विदेशी है, लेकिन बेटा यहाँ नहीं है, तो ये सही नहीं है। गार्ड, ब्रेक और कफ, ये तीनों ही विदेशी शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए कर्कश की बात करें तो ये सही लिखा है। गोदावरी की बात करें तो ये गलत लिखा है। निष्क्रिय, ये भी सही लिखा है। अधिकांश, ये भी सही लिखा है। गोदावरी गलत इसलिए है क्योंकि ये जो लिखा है ये ऐसे नहीं लिखा जाता। क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं गोदावरी, ठीक है, इसको लिखा जाएगा, ये जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म जो शुक्ल और शुल्क इनके सही अर्थ भेद का चयन करता है। शुक्ल और शुल्क, इनका अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो शुक्ल होता है, शुक्ल का अर्थ होता है सफ़ेद और शुल्क का अर्थ होता है फीस। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, यानी कि सफ़ेद फीस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ पागल हो जाना या घमंडी होना है। तो देखिए जब भी मुहावरे पूछे जाए या कोई भी प्रश्न पूछे जाए तो हमें पता है कि हम इसे दो तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। एक तो ये होता है कि हमें उस प्रश्न का राइट आंसर सीधे पता हो, डायरेक्ट पता हो, जैसे पागल हो जाना या घमंडी होने का अर्थ क्या है, और हम सीधे उस पर टच कर दें। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि हम एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इसको हल करेंगे। इसी प्रकार इसको देखते हैं। देखिए पागल हो जाना या घमंडी होना, अगर हम बात करें पहले ऑप्शन से, आंख बिछाना, ठीक है, आंख बिछाना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करना किसी की, है ना, बेसब्री से किसी का इंतजार करना। तो ये जो है आंख बिछाना है, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अंग अंग फूले न समाना, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, किसी चीज़ की खुशी, मतलब खुशी का ठिकाना ही न होना, उसका मतलब होता है अंग अंग फूले न समाना। सिर फिर जाना बोलते हैं ना कि उसका तो सिर फिर गया है, वो कुछ भी काम मतलब अजीब अजीब से कार्य कर रहा है। तो ये जो है सिर फिर जाने का अर्थ होता है पागल हो जाना या एक तरह का घमंडी हो जाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगर हम बात करें अंतर के पट खोलना, इसका अर्थ होता है विवेकता से कोई भी कार्य करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अधूरी शिक्षा पाना है, ठीक है। तो देखिए अपनी डफली आप बजाना मतलब अपने मन की करना। अरण्य चंद्र का, इसका मतलब होता है बिना प्रयोजन का कोई पदार्थ, ठीक है। कोदो देकर पढ़ना, इसका अर्थ होता है क्या, अधूरी शिक्षा पाना। राइट आंसर इसका सी है। अगर हम बात करें गांठ में बांधना, इसका अर्थ होता है किसी विशेष प्रयोजन के लिए या विशेष उद्देश्य के लिए किसी बात को लंबे समय तक याद रखना। अगला प्रश्न है, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, ठीक है। उपर्युक्त पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। अगर आप अर्थ समझेंगे तो आप पाएंगे कि जब से है आंख लगी, यहाँ आंख लगने का मतलब है प्रेम, ठीक है, किसी से प्यार होना, किसी से प्रेम होना, तो उस आंख के बारे में बात कर रहे हैं। तब से ना आंख लगी, तो यहाँ ना आंख लगने का मतलब है नींद, यानी कि जब से हमें प्रेम हुआ है तब से नींद नहीं आती, कहने का अर्थ ये है। तो होता क्या है, यहाँ विरोध के न होते हुए भी क्या हो रहा है, विरोध का हमें आभास हो रहा है। जैसे जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, तो यहाँ क्या हो रहा है, विरोध नहीं है लेकिन विरोध का फिर भी आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार है। राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे, जहाँ दुख, हर्ष, आश्चर्य, विस्मय इत्यादि की बात हो उसको कहेंगे विस्मयवाचक वाक्य। राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का सही उदाहरण है। तो देखिए अगर भाई बहन की बात करें तो द्वंद्व समास है, एकाएक ये अव्ययीभाव समास में आ जाएगा। अनगिनत की बात करें तो ये नंज समास है ना, अन पहले लग गया है। देहलता की बात करें तो आप सभी जानते हैं देह रूपी लता, यानी कि इसका राइट आंसर डी है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास में
जब भी हम विग्रह करते हैं तो के रूपी या के समान या है जो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो देह रूपी लता या देह के समान लता, तो ये जो है क्या है, कर्मधारय है, समास है, तो राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्सम तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो देखिए धोत्र ये तत्सम है, धोती तद्भव है, ये सही है। मरकट ये जो है सही नहीं है, क्योंकि मक्खी जो है इसका तत्सम होता है मच्छिका, ना कि मरकटक, तो इसका राइट आंसर है वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन के सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो पहले एक वचन होगा और उसके बाद में बहुवचन होगा, ऐसा जोड़ा हमें देखना है। तो देखिए जो दिशा दिशाए, दिशा दिशाएं नहीं होता, अगर यहाँ दिशाएं लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन ये सही नहीं है। चिड़िया चिड़ियाँ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया वी। एक तो ये चिड़िया जो है एक वचन है, चिड़ियाँ कई सारी चिड़ियाँ हो गई, तो ये बहुवचन हो गया। इसी प्रकार अगर लता और लताएं होता तो ठीक है, लेकिन लताएं है, माता माताएं, ये भी सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विभक्तियां का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री निम्न में से किस कारक की हैं। देखिए जब भी कारक पूछा जाएगा तो आपको एक लाइन हमेशा याद रखनी होगी, ये आप लिख के रख लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की अधिकरण में पर लुप्त हो जाती है। तो संबंध का, के, की, यानी कि संबंध के बाद में ये तीन वर्ड आए, संबंध में, संबंध का, के, की, तो ये जहाँ पे भी तीन वर्ड आते हैं, हालांकि जब कारक की बात होती है डिटेल्स में हम पढ़ते हैं तो उसमें ने, ना, ने, नी, रा, रे, री ये भी आते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये क्या है, संबंध कारक है, इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है। किसी बात या कार्य के पूर्ण होने का बोध सामान्य बातचीत में अगर हो तो उसे बोलते हैं हम विधिवाचक, यानी कि इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दो विलोम शब्दों के बीच डॉट 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 का प्रयोग होता है, किसका होता है, योजक चिन्ह का होता है, पूर्ण विराम का होता है, अल्प विराम का होता है, या उद्धृत चिन्ह का होता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, भाई, भाई का विलोम होता है बहन, ठीक है, भाई का बहन, राजा का रानी, माता का पिता, तो ये जो हो सकते हैं, तो इनमें जो है कौन से चिन्ह का यूज किया जाता है, इस चिन्ह का यूज किया जाता है, ठीक है, और इसे बोलते हैं हम योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह। देखिए हिंदी में ऐसे भी शब्द, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो आप देख के चलिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द छटा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अगर हम बात करें छटा, छटा का अर्थ होता है एक तरह की चमक, यानी कि चमक इसका अर्थ है, कांति ये भी इसका अर्थ है, आभा यानी कि बिजली ये भी इसका जो है अर्थ है। लेकिन मिथ्या की बात करें, मिथ्या मतलब अभिमान, घमंड, ये इसका अर्थ नहीं है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है नारियां का एक वचन शब्द निम्न में से क्या होगा। देखिए अगर कोई भी है, जैसे नारी, नारी एक वचन है और अगर इसका बहुवचन बनाना है तो हमें इसके साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा, इसके साथ में या ऐड करना पड़ेगा या, तो ये बन जाएगा क्या, नारियां, ठीक है, नारियां। इसी प्रकार माता, माता, और अगर माता के साथ में हम अगर इन्हें मतलब बहुवचन बनाएं तो क्या बनाना होगा, माताएं। इसी प्रकार ये जो है एक वचन से बहुवचन हिंदी में बनाए जा सकते हैं। तो नारियां ये बहुवचन है, इसका अगर हम एक वचन की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि नारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नेबला इसका तत्सम शब्द क्या होगा। देखिए तत्सम तद्भव काफी पूछे जाते हैं, लेकिन इनका अगर आपने कहीं सुने हैं या पढ़े हैं तो आप इन्हें कर सकते हैं, अन्यथा आप इन्हें नहीं कर पाएंगे। नेबला जो है इसका अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो आपने 5 पांडवों में से एक सुने होंगे नकुल, तो नकुल जो है इन नेबला का तत्सम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो देखिए अगर हम बात करें दूध की तो ये तो अनकाउंटेबल है, यानी कि इसे काउंट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार वर्षा, आंसू, हवा ये सभी अनकाउंटेबल में ही आते हैं, लेकिन आंसू जो है 2 आंखों से एक साथ होने वाली समस्या है, इसलिए इसे जो है क्या माना जाता है, इसे हमेशा बहुवचन माना जाता है हिंदी में, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय क्या कहलाता है। तो देखिए अगर हम विदुर की बात करें तो ये इसका अर्थ नहीं है,
तो जिसका अर्थ क्या होता है, यानी कि किसी भी पुरुष की, कोई भी पुरुष ऐसा जिसकी पत्नी न रही हो यानी कि मर गई हो, उसे विधुर कहेंगे। इसी प्रकार हम बात करें बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की संधि, तो वो होती है वय संधि। ठीक है, बीच का समय होता है वय संधि। वय संधि का अर्थ होता है एक वय से यानी कि एक एज से दूसरी एज में जाने का समय। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, जब हम बनावट या रचना के आधार पर शब्दों को डिवाइड करते हैं तो 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। अगर हम रूढ़ की बात करें तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक निश्चित यानी कि सार्थक खंड नहीं होते हैं, जैसे रात, दिन, आज, चावल, घर, घोड़ा आदि। ऐसे ही यौगिक होते हैं। तो इस हिसाब से पहले तो इसका जो आंसर है क्या होगा, दिन, यानी कि दिन का सार्थक खंड नहीं होगा, इसलिए इसे रूढ़ शब्द में रखा जाएगा। आपसे यौगिक शब्द भी पूछे जाते हैं, लेकिन रूढ़ और योग रूढ़ ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो योग रूढ़ में आपको याद रखना है कि ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं यानी कि 2 शब्द या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन अर्थ हमेशा वो तीसरे शब्द का निकालते हैं। ठीक है, और जितने भी बहुब्रीहि समास हैं उन सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण, उन सभी उदाहरण को हम किस में रखते हैं, ये रखते हैं हम योग रूढ़ में। तो ये दशानन है, नीलकंठ है, ये योग रूढ़ के उदाहरण हैं। दशानन अर्थात रावण, यानी कि हमेशा वो तीसरे अर्थ को प्रेरित करता है। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो ये जो है योग रूढ़ के उदाहरण है। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, ये यौगिक शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न फिर से है, वाक्य 15 अगस्त को दिल्ली चलेंगे। ठीक है, निम्न में से किस कारक का उदाहरण है। देखिए, मैं आपसे बार बार एक वाक्य पढ़ के सुना देता हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हालांकि इनको समास में प्रयोग किया गया है, लेकिन वहां विभक्तियां लुप्त होती हैं और यहाँ विभक्तियां जो है सामने दिखती हैं। अंतर इतना है, काम वही है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी वाक्य दिया जाएगा उनमें इन विभक्तियों का यूज होगा। ठीक है, तो हम उससे पहले वाले को उसका अर्थ समझेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से मतलब है अलग होने की स्थिति में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जब ऐसा वाक्य आएगा तो हम वहां पे अपादान कारक समझेंगे। ठीक है, संबंध का के की अधिकरण में पर लुप्त विभक्तियां जो है लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो पिछले 2 एग्जाम्पल मैंने दिए थे। तीसरा यह है 15 अगस्त को दिल्ली चलेंगे। तो इसमें क्या है, को मतलब ये है और को का अर्थ है कर्म, यानी कि ये जो विभक्तियां, ये जो वाक्य दिया गया है ये कैसा है, ये कर्म कारक है। इसका राइट आंसर डी है। अब आप इसे हमेशा याद रखेंगे। अब हम सिर्फ एग्जाम्पल से नहीं समझाएंगे, बाकी के सीधे बताते चलेंगे, इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो आप इसे लिख करके या पढ़ करके याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट का कार्य करते हैं। इसलिए जो है इनके बीच में अधिकतर या अधिकांश समय क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठंडा, गर्म, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अपना, पराया, गुण, दोष, ये सभी जो हैं द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। भाई बहन, राजा रानी, ये सभी। लेकिन जो तिरंगा है ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्यता का विलोम शब्द क्या है। देखिए, अर्यता को जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट हैं ये सभी जानते होंगे अर्यता का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर होगा विलोम में डी, यानी कि अनर्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इच्छावाचक वाक्य का चयन कीजिए। आपको ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि इच्छावाचक वाक्य कौन सा है। तो देखिए, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं आदि का अगर हमें बोध होता है तो उनमें क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, तो इसमें क्या है, इसमें उसकी क्या है, शुभकामनाएं हैं, इच्छा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिमुख का विलोम शब्द क्या है। देखिए, अभी का मतलब होता है अंदर और मुख तो दोनों में ही होगा। अभी का मतलब होता है अंदर और एक होता है बाहर। तो बाहर के लिए यहाँ पे यूज किया गया है प्रति, यानी कि अभिमुख का विपरीत होगा प्रतिमुख।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत या बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो आपको 3 एक जैसे दिए गए होंगे और एक अलग होगा, उसको आपको यहां पर चयन करना है। ठीक है, तो साहसी, दूसरा है डरपोक, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तीसरा है सूर, चौथा है वीर। यानी कि वीर, सूर, साहसी ये तीनों ही क्या है, समानार्थी हैं। लेकिन डरपोक की बात करें तो ये इन सब का विपरीत है। तो राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा है उसका चयन करना है। पहला है, भारत और चीन में घोर घमासान युद्ध हुआ था। देखिए, भारत और चीन में घमासान युद्ध हुआ था, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो घोर है ये ठीक नहीं है, यहाँ ये एक्स्ट्रा लिखा गया है। इन शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करो, इन शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करो, ये गलत है। ठीक है, सही क्या होगा, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो, तो ये सही होगा। तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। वहां आजकल बहुत चोरी और डकैती होती है, ये सही लिखा है। प्यास से होठ सूख रहा था। देखिए, प्यास से होठ सूख रहा था, होठ एक नहीं होता, होठ 2 होते हैं, इसलिए होठ की जगह होठ सूख रहे थे। ठीक है, सूख रहे थे, तब ये सही होता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। यानी कि वहां आजकल बहुत चोरी और डकैती होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के पूर्णतः शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी वही चेक करना है कि कौन सा सही लिखा है। देखिए, जब भी आपसे शुद्ध वाक्य पूछे जाएंगे तो हो सकता है अलग अलग वाक्य दिए जाएं, हो सकता है एक वाक्य को ही 3 अलग अलग तरीके से अशुद्ध लिख दिया जाए और एक पूर्णतः शुद्ध हो, तो उसको चयन करना है। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। शुद्ध रूप से चयन करना है, शुद्ध बिल्कुल। तो यह है, यह कार्य मैं आसानी पूर्वक से कर सकता हूं, यह कार्य मैं आसानी से कर सकता हूं, यह शब्द है तो सही है, अन्यथा यह गलत होगा। यह कार्य मैं आसानी के सहित, यहां इसकी जरूरत नहीं है, आसानी से कर सकता हूं। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं, के साथ की कोई जरूरत नहीं है। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, यह कार्य मैं आसानी से कर सकता हूं। तो इसका जो डी है ये बिल्कुल सही होगा। तो राइट आंसर इसका डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंने अभी वाक्य लिखवाया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संपन्न का के की अधिकरण में पर विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, तो उसी में ये समास के लिए था। विशेष करके किस समास के लिए था, ये तत्पुरुष समास के लिए था। तो यहां पर पूछा गया है कि संप्रदान, संप्रदान, तो संप्रदान में क्या आता है, के और लिए। ठीक है, के और लिए, ये के लिए जो विभक्ति है ये इस समास में लुप्त हो जाएगी। तो पहले हम विखंडन करके देखते हैं। गौशाला, गौशाला के लिए होता है गौ के लिए शाला। ठीक है, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। यानी कि प्रत्येक में के लिए आएगा। भरपेट, अब बताइए भरने के लिए पेट, या फिर भरपेट का क्या बनेगा, पेट भर के, ना कि भर के पेट। ठीक है, तो पेट भर के, तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं। अगला प्रश्न है, वाक्य है, एक आपको वाक्य दिया गया है, वाक्य ये दिया गया है, सारा दिन ताश खेलने में बीत गया। ठीक है, निम्न में से किस कारक का उदाहरण है। अभी मैंने आपको जो लाइन बताई थी, वाक्य बताया था याद कराने के लिए, वो समास के लिए यूज था, लेकिन उसका यूज बराबर कारकों में होगा, ये भी आप याद रखें। ये जो है कारक पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि सारा दिन ताश खेलने में बीत गया, तो आपको एक्स्ट्रा विभक्तियां क्या लग रही है, मैं। और मैं किसके लिए यूज होता है, तो मैं और पर ये दोनों ही अधिकरण कारक के रूप में यूज होते हैं। तो इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव इनमें से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। आपको ये तत्सम और तद्भव का जोड़ा 4 दिया गया है, 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो पहला है भिक्षुक, इच्छुक, ये एक दूसरे के तत्सम और तद्भव बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगर हम बात करें स्वर्णकार, सोनार, ये तत्सम तद्भव हैं। वाद्य और बाजा, बारिद, बादल, ये एक दूसरे के क्या हैं, तत्सम तद्भव हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का सही उदाहरण नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें संधियों की, तो संधियां 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधियां जो है 5 प्रकार से डिवाइड की गई होती है। पहली होती है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो उन्हीं में से पूछा गया है आपको कि वृद्धि संधि का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि की कंडीशन ये रहती है कि जब आ प्लस आ या फिर बड़ा आ, ठीक है, इन दोनों के बाद में अगर
ए आए या आई आए, ठीक है, ए आए या आई आए तो दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, दोनों के मेल से आई बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर अ या बड़े अ के बाद में यानी कि इन दोनों में से कोई एक और उसका जो मेल है ये किससे हो, ओ या औ, ठीक है, इनसे हो तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। अब मैंने आपको एक बता दिया है कि जब भी वृद्धि संधि पूछी जाए तो उनके बीच में आई और औ, ठीक है, ये दो मात्राओं का यूज जरूर होगा। अब इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे लोकेशड़ा, ठीक है, तो यहां पे जो दो मात्राएं दी गई हैं तो ये जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। तदैव, ठीक है, तथैव, तो इसमें भी दो मात्राओं का यूज हुआ है तो ये आई है, यानी कि ये भी, इसमें भी वृद्धि संधि है। महोदार्य, तो ये जो है इसमें भी औ का यूज किया गया है तो ये भी इसकी एक संधि है। लेकिन डी जलोर्मी इसकी संधि नहीं है। जल प्लस उर्मी, ठीक है, जल प्लस उर्मी ये होगा जलोर्मी और ये उदाहरण होगा गुण संधि का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दोनों शब्द पुल्लिंग हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी में शब्दों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जाता है, तो इनमें से आपको बताना है कि पुल्लिंग कौन सा शब्द समूह है, ठीक है, ये दो दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा समूह ऐसा है जो पुल्लिंग है। अगर हम बात करें स्त्रीलिंग की या पुल्लिंग की तो देखिए इनके नियमों में जाओगे तो काफ़ी अपवाद होते हैं। जैसे वहाँ बोला जाता है कि अगर अंत में आए या फिर बड़ा आ आए, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। हालांकि इनमें विवाद या विवादास्पद भी होते हैं जो अपवाद माने जाते हैं। तो आप तो इनको जब भी ऐसे शब्द आए तो आप सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ रखेंगे, वो ये है कि आपको बोलने में कौन सा स्त्रीलिंग लग रहा है, कौन सा पुल्लिंग लग रहा है। अगर जो लग रहा है वही होगा, ठीक है। जैसे जनता, सरकार, ये क्या है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। टोली, जाति, ये भी वही बात है। विधानसभा, पाठशाला, ये भी उनका ही है। लेकिन दल और गिरोह ये दोनों ही कैसे बोलने में आपको लग रहे हैं, उस आधार पर आप इसे छांट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो। अगला प्रश्न है, सामान्यतः डॉट 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 स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि विराम चिन्ह किसे डिनोट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो विराम चिन्ह जो है भावों और विचारों को, योजक चिन्ह को, भावों को। तो जो योजक चिन्ह विराम चिन्ह है ये भावों और विचारों को प्रदर्शित करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दोनों शब्द स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सौंप, ये स्त्रीलिंग है। अजवाइन, ये भी स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर ए है, बाकी के हमें देखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुहावरा घात लगाना इसका क्या अर्थ है। तो देखिए घात लगाने का अर्थ होता है किसी बात को आज मतलब जैसे कोई भी बात आपने कही और हमें बुरी लगी और हम उस बात को लेकर के बहुत अच्छे मौके की तलाश में बैठे रहे कि जब मौका आएगा तब हम उसे देख लेंगे। तो ये जो है डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मौके की तलाश में रहना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परतंत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए परतंत्र मतलब दूसरे के अधीन, ठीक है, यानी कि पर मतलब दूसरा, ठीक है, तो दूसरे के अधीन जो होता है उसे बोलते हैं पराधीन। तो ये इसका पर्यायवाची शब्द होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम और तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। बर पात्रा ये बारात को बोलते हैं, सही है। बट वाट को बोलते हैं, ये सही नहीं है। वट का अर्थ होता है वृक्ष यानी कि बरगद वाला, तो इसका जो बनता ये बरगद बनता है यहां पर, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाकी के अगर देखें लवंग, लौंग, तवड़, नमक ये सब सही है, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र। अथाह मतलब होता है बहुत गहरा, ठीक है। यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र। मैंने आपको बताया था जब भी आपसे अलंकार पूछा जाए तो जिस अलंकार में विरोध का आभास हो यानी कि डायरेक्ट विरोध न होते हुए उसका सिर्फ आभास हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ वही बात है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा फिर, विरोधाभास अलंकार यानी कि डी। अथाह पानी रखता है यानी कि बहुत गहरा पानी रखता है लेकिन सूखा सा गात्र है, तो कहाँ से ये रखेगा, उसी प्रकार से ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
उन दिनों मैं कैरियर स्कूल में संस्कृत अध्यापक था। राघव के माता पिता घर आए हैं। दोनों ही कहीं समानता ऐसी चीज है नहीं। विज्ञान, ये यहाँ समानता के जो चिन्ह हैं इनका भी प्रयोग नहीं है। वरदान है या अभिशाप, ये भी फिक्स नहीं है। कृतज्ञ, यहाँ कृतज्ञ का मतलब है उपकार मानने वाला, तो ये यहाँ पर जो है समानता दिखा रहा है दोनों के बीच में। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी पूछे गए हैं, कभी कोई पटवारी से उठाया या कोई पिछले वन रक्षक के जो पेपर हुए हैं उनसे उठाए गए हैं। तो आप इन्हें ऐसा ना समझें कि ऐसे प्रश्न नहीं आते, प्रश्न ऐसे ही आएंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम यह है कि आपको इनकी हैबिट नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस नहीं है, हैबिट भी नहीं है, तो आपको ये अजीब से लगेंगे, पर आने वाले प्रश्नों में यही है। अगला प्रश्न दिया गया है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। देखिए जब भी मैं आपको बात बताऊं जहां वीरता जैसी बातें हमारे महापुरुषों के बारे में की गई हों, तो वहां पे कवियों के द्वारा होता क्या है कि जब वीरता का वो बखान करते हैं, वर्णन करते हैं, उस समय वो कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा करके लिख देते हैं, और जब उनको अलंकार के रूप में पूछा जाता है तो आप हमेशा याद रखेंगे वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर बातें करना ये अतिशयोक्ति होती है। अतिशयोक्ति अलंकार वहां पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म नाई नाय, देखिए नाय नाई के सही अर्थ के भेद का चयन कीजिएगा। आपको दो शब्द दिए गए हैं, एक है नाय, दूसरा है नाई, तो इनका जो क्या अर्थ है ये आपको बताना है। नाय होता है ये हमेशा समानता को दिखाता है, यानी कि समान बराबर वालों की बात करता है। नाई का अर्थ हमेशा क्या होता है, जो बाल काटने का कार्य करते हैं उनको ये डिनोट करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, झगड़ा बाल काटने वाला, तो ये नहीं होगा। चतुर्मचान तरह समान बाल काटने वाला, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निश्चल जो शब्द दिया गया है इनमें कौन सा उपसर्ग है। निश्चल के लिए यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा उपसर्ग कार्य कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जो एक तो होता है प्रत्यय, दूसरा होता है उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, तो यहां पर जो निश्चल है ये किससे बनता है, निह प्लस चल, यानी कि ये जो है इसका उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य का चयन कीजिए। देखिए संदेहवाचक वाक्य कौन से होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें संदेह रहे, यानी कि आज वर्षा हो सकती है, कल मोहन आ सकता है, आज सोहन जा सकता है। जहां पर संदेह की संभावना है वहां पर क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे यहां पर दिया गया है सोहन अब आ चुका होगा, यानी कि मुझे पता नहीं है कि सोहन आ गया, लेकिन या नहीं आया ये भी नहीं पता है। आ चुका होगा, हो सकता है कि वो आ गया हो या हो सकता है नहीं आया हो, तो ये जो है यहां पर संभावना जैसी व्यक्त करने वाली बात हो, यहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, मुहावरा का प्रयोग वाक्य में निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो देखिए जो वाक्य होते हैं, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर के विशेष अर्थ में अगर रूढ़ हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मुहावरा। और मुहावरा भाषा में सजीवता लाने के लिए हमेशा प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। तो आज हमारे यहाँ 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि यहाँ 50 प्रश्न आपको आज दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि क्या 100 प्रश्न हम आपको एक साथ दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो यहाँ पर लंबी हो जाती है तो लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। हालांकि वीडियो पूरी देखेंगे लाभ तभी मिलेगा। तो आप देखें, आज हम 50 में ही यहाँ पे छोड़ देते हैं, कल आपको 50 फिर से दे दिए जाएंगे, तो आपके ये 100 कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 100 की एक साथ चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और कमेंट छोड़ेंगे और बोलेंगे कि 100 प्रश्न ही लाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर सकते हैं, साथ में ही चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।